हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था और आज के इस टॉपिक में हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एक एवरेज टेम्परेचर है विच इज़ 18 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक अच्छा सर्वाइवल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। बट अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो ऐसी कंडीशन में अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा होगा, दैट इज़ -15 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से सर्वाइवल कंडीशन जो है वो बहुत ख़तरनाक हो जाएंगी और यहाँ पर कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आज के टाइम में बढ़ गया है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि उनकी कंसनट्रेशन जो है एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ हो गई है। देखो, ग्रीन हाउस पहले तो ये बताऊंगी कि किस तरीके से वर्क करता है, फिर एक ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसेस कंट्रीब्यूट करती हैं और इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो किया है जिसमें कि ये एक अर्थ का एक सरफेस दिखाया है और ये सन से आने वाली जो लाइट है, जो रेडिएशंस हैं, उनका जो 1/2 पार्ट होता है, उसमें से 1/4 रेडिएशंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं फ्रॉम क्लाउड्स एंड गैसेस, एंड 1/4 रेडिएशन जो हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं बाय क्लाउड्स। तो ये दो मेथड हुए। एक तो जो हाफ रेडिएशंस आई थी, जो रेडिएशंस आई थी उसका हाफ पार्ट जो है उसमें से 1/4 पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया है और 1/4 पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब जो बाकी की हाफ पार्ट बचा है रेडिएशन का, वो अर्थ के सरफेस तक आ जाता है। ये जो है एनवायरनमेंट को मैंने शो किया है, सबसे ऊपर एक क्लाउड्स हैं, गैसेस हैं, ये सब एनवायरनमेंट बना रहे हैं अर्थ का, और इनको पास करके हाफ कंपोनेंट्स जो हाफ पार्ट है रेडिएशन का, वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर अर्थ का सरफेस शो किया गया है। अर्थ के सरफेस पर जब हाफ पार्ट रीच करता है तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि जो रेडिएशंस आ रही हैं सन से, दैट इज़ इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो ये क्लाउड्स को क्रॉस तो करके अर्थ के सरफेस तक आ जाती हैं, लेकिन जब ये शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन अर्थ से वापस जाती हैं क्लाउड की तरफ और एनवायरनमेंट से बाहर जाना चाहती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो एनवायरनमेंट है वो इसको अलाउड नहीं करता है शॉर्टर वेवलेंथ को उसके थ्रू पास करने की। मतलब इनकमिंग रेडिएशंस आर अलाउड बाय द क्लाउड्स, बट आउटगोइंग रेडिएशंस आर नॉट अलाउड बाय क्लाउड्स एंड गैसेस। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो रेडिएशन अर्थ पर आ रही थी, हाफ पार्ट ऑफ सन रेडिएशन, तो वो वापस नहीं जा सकती अब। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, जो कि ज़रूरी है, जो कि अर्थ के कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, ताकि एक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बना रहे। लेकिन अब यहाँ पर जो गैसेस हैं, अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या होगा, जो गैसेस जो रेडिएशन अर्थ सरफेस पर आ रही थी, वो अब ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब होंगी इन क्लाउड से, इन गैसेस से वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि अगर इनकी गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एनवायरनमेंट में तो ये ज़्यादा रेडिएशन का एब्जॉर्ब करेंगी। ज़्यादा रेडिएशन का एब्जॉर्ब करेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पोलर आइसेस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक फ्लड की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक सीरियस थ्रेट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट शो किया जाता है। कई बार जो है ऑक्सीजन, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा ये गैसेस होंगी जो यहाँ पर ग्रीन हाउस में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन जो है वो 60% रहता है, मीथेन का 20% रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% और N2O का 6%। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, मेनली इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहता है अर्थ सरफेस को वार्म करने के लिए। लेकिन जब इनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि इनकमिंग रेडिएशंस आर अलाउड बट आउटगोइंग रेडिएशंस आर नॉट अलाउड, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है। तो कई बार क्या करते हैं कि क्रॉप की वैरायटी को इंक्रीज करने के लिए एक सोलर हाउस बना देते हैं, कांच का ग्लास बना देते हैं। कांच का ग्लास एक तरह की प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट की तरह काम करता है, जो रेडिएशंस को आने तो देता है लेकिन रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से विंटर सीजन में
जो उस सोलर हाउस के अंदर क्रॉप लगाई गई होती है, प्लांट्स लगाए होते हैं, उनको गर्म करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो वो जो रेडिएशंस अंदर आ रही हैं ग्लास हाउस के, वो वहीं पर ट्रैप हो जाती हैं और इस वजह से उस हाउस की जो वार्म कंडीशंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी होती है क्रॉप के लिए, वहाँ के प्लांट्स के लिए। तो ये भी एक यूज़ किया जाता है मेथड, टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि प्लांट्स को ग्रो करवाया जा सके विंटर में भी। बट यहाँ पर क्या किया जाता है कि एनवायरनमेंट में जब इन गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गर्मी भी बढ़ जाएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इन सब में बहुत सारी गैसेस का कंट्रीब्यूशन रहता है। इनके अलावा भी वाटर वेपर और ओजोन भी ऐसी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। अब लेयर ऑफ, यहाँ पर मेनली मैंने मेथड दिखाया किस तरीके से होता है, दैट लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अलाउज इनकमिंग शॉर्टर वेवलेंथ बट डज नॉट अलाउ हीट एग्जिट, उसे बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती हैं। इस वजह से टेम्परेचर अर्थ का गर्म हो जाता है, वो सारी जो रेडिएशंस हैं वो इस पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय द एनवायरनमेंट, तो जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। और हाई CO2 कंसंट्रेशन कोजेज CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, जिसको C3 साइकिल बोलते हैं। C3 साइकिल मतलब जिनको ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये कैल्विन साइकिल चलती है जिनमें, जिनको CO2 की कंसंट्रेशन अगर हाई होती है तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है इन प्लांट्स की। तो ऐसी कंडीशन में CO2 की कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक फर्टिलाइजेशन इफेक्ट शो करती हैं कार्बन C3 प्लांट्स के लिए। Due to greenhouse gases, average temperature of Earth's surface is 15 degree Celsius. Otherwise, the temperature would be minus 18 degree Celsius. तो ये एक बहुत ही मतलब ठंडा टेम्परेचर है जो कि अच्छा नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस रिमेन मेंटेन्ड, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। अब क्लाइमेट चेंज पर एक प्रोटोकॉल भी दिया गया, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल वाज पास इन 1997 एंड इसको COP3 भी बोला जाता है। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2005। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 में पास किया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी जो था एक क्लाइमेट चेंज के लिए था। क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2005 में। और जो वो अमेंडमेंट हुआ था उसका वो हुआ था 2012 में, दोहा में हुआ था, कंट्री है। और इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया अप टू 2020 तक। तो ये कुछ प्रोटोकॉल हैं जिसमें दो प्रोटोकॉल मेन हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 में 1987 में हुआ था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको इम्प्लीमेंट किया था 2005 में और अमेंडमेंट हुआ था 2012 में। तो ये आज ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके।